चैनल न्यूज देख रहे हैं आप और 3 बजे की 3 बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए एक एक करके जान लेते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है। पहली खबर रहने वाली है वेनेजुएला को लेकर के, जहां आपको बता दें कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स बनी है और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। खबरों में आप देखिए, सबसे पहले करेंगे वॉलीबॉल महाकुंभ के आयोजन को लेकर के, और दूसरी बड़ी खबर रहने वाली है वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति को लेकर के, और तीसरी बड़ी खबर रहने वाली है जहां पर खामनेई कैंप में टेंशन कुछ इस कदर देखने को मिल रही है। ये तीनों बड़ी खबरें 3 बजे की 3 बड़ी खबरें रहने वाली हैं जिस पर बनी रहेगी नजर। चलिए 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में रुक कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां देखिए 72वें नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। यूपी को 43 साल बाद नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है और उत्तर प्रदेश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले 1984 में इसका आयोजन हुआ था। चैंपियनशिप में देश भर की 58 टीमों ने हिस्सा ले रही है। यूपी की ओर से पुरुष टीम के कप्तान श्रेयस सिंह हैं, जबकि महिला टीम की कप्तानी प्रियंका कर रही है। उद्घाटन मैच यूपी और बिहार की पुरुष टीम के बीच होगा। उद्घाटन से पहले खिलाड़ियों ने सिगरा स्टेडियम में मार्च पास किया, जहां से अच्छा देशभक्ति धुन गूंजती रही। पीएम मोदी ने कहा, आज यहां देश के 28 राज्यों की टीमें जुटी हैं। आज सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, वाराणसी में वॉलीबॉल महाकुंभ। सरकार ने स्पोर्ट्स का बजट काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज भारत का खेल मॉडल एथलीट सेंट्रिक हो गया है। टैलेंट की पहचान, साइंटिफिक ट्रेनिंग, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान और पारदर्शी चयन अब हर स्तर पर खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। देश का हर सेक्टर, हर डेवलपमेंट डेस्टिनेशन इस रिफॉर्म एक्सप्रेस से जुड़ रहा है। 11-11.5 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश
एक नई खेल संस्कृति का अनुभव। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। पुनीत, ये जो खेल का आयोजन किया जा रहा है, वॉलीबॉल खेल का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ खास है इस खेल में? क्या कुछ चीजें आगे रहने वाली है इसमें, जरा विस्तार से जानकारी दें। देखिए सीमा, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ। वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व अन्य मंत्रीगण वहां पर मौजूद रहे। आप देखिए कि किस तरीके से कितने उत्साह के साथ में, हर हर महादेव के नारे के साथ में प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। और जो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, टोटल 1022 खिलाड़ी हैं। 58 टीमें यहाँ पर मैच खेलेंगी, जिसमें 30 टीमें पुरुषों की हैं और 28 टीमें महिलाओं की हैं। 8 तारीख को इसमें क्वार्टर फाइनल होना है, सेमी क्वार्टर फाइनल, 9 को क्वार्टर फाइनल है, 10 को सेमीफाइनल है और 11 तारीख को फाइनल होने के साथ इस खेल का समापन होगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में साफ तौर पे कहा कि आज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। वॉलीबॉल का जो खेल है वो इस बात की हमें प्रेरणा देता है कि टीम वर्क ही काम आता है, यानी कि हम खेल रहे हैं तो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। कौन अच्छा प्रदर्शन करता है, कौन नहीं करता है, लेकिन जीत टीम की होनी चाहिए। ऐसे ही देश साथ में भी है, कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किसी का प्रदर्शन मध्यम है, लेकिन हम एक बन करके चल रहे हैं ताकि देश को प्रथम लाना है, देश को वरीयता देना है। अब जिस तरीके से इस मैच का आगाज हुआ है, 58 टीमें मैंने आपको बताया कि पूरे देश से आई हैं वॉलीबॉल की, जो यहाँ पर खेलेंगे। इसमें वो भी खिलाड़ी शामिल हैं जो अर्जुन पदक विजेता है। ऐसे में मैच काफी रोमांचक है। जी सीमा। बिल्कुल पुनीत, और सबसे अहम तब हो जाता है जब 43 साल बाद नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी उत्तर प्रदेश को मिलती है। काफी लंबा वक्त का ये अंतर है वो देखने को मिला, और 43 साल बाद जब इसकी मेजबानी यूपी कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्या कुछ खास नजर आ रहा है इस मेजबानी में? देखिए 72वें वॉलीबॉल का जो ये चैंपियनशिप यूपी में हो रही है, आप देखिए कि किस तरीके से यूपी को जब इसका आगाज करने का मौका मिला, जब यूपी में आयोजन हो रहा है तो मुख्यमंत्री वहां पर स्वयं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री वर्चुअल इसका उद्घाटन कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ी हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं। सीधे तौर पे इस बात को समझना होगा कि खेल को लेकर के चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार खेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करती है। चाहे सांसद खेल प्रतियोगिता हो या अन्य माध्यम हो, लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, और 58 टीमें पुनीत इसमें हिस्सा ले रही हैं। यूपी की ओर से पुरुष टीम के कप्तान श्रेयस सिंह बनाए गए हैं। श्रेयांश सिंह को लेकर के किस तरह की जानकारी है, जरा उनके इस खिलाड़ी के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। महिला टीम की कप्तानी प्रियंका को मिला है, उनके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। देखिए श्रेयांश जो पुरुष टीम के कप्तान बनाए गए हैं यूपी की तरफ से, वॉलीबॉल के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और प्रियंका जो महिला टीम की हैं वो भी यूपी की बेहतरीन खिलाड़ी हैं, पदक विजेता खिलाड़ी हैं। और ऐसे में यूपी की टीम की कमान संभाल है। जो पहला मैच हुआ है वो बिहार और यूपी के बीच में हुआ है और यूपी ने बिहार को कुछ स्कोर से हरा दिया है। फिलहाल मैच का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बात को समझिए सीमा की अब खेल केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। एक समय था जब केवल भारतीयों के लिए एक ही खेल था, वो था क्रिकेट। क्रिकेट में अगर इंडिया की जीत होती थी तो जश्न मनाया जाता था, और अगर इंडिया की जीत नहीं होती थी तो कहीं ना कहीं निराश होते थे लोग। लेकिन अब जैसे जैसे सरकार ने अन्य खेलों को बढ़ावा दिया, चाहे वो वॉलीबॉल का खेल हो, चाहे वो बास्केटबॉल का खेल हो, चाहे वो शतरंज का खेल हो, तमाम ऐसे खेल हैं, ऐसे खिलाड़ी हमारे देश के हैं जिन्होंने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया है। तमाम आयोजन देखिए आप, जो विश्व में खेल प्रतिस्पर्धाएं होती है उसमें हमारे खिलाड़ियों ने जो परचम लहराया है वो काबिले तारीफ है। जी सीमा। बिल्कुल, और पुनीत क्योंकि हरियाणा को लेकर कहा जाता है खेल खिलाड़ी खेती, ये सब हरियाणा को एक दृष्टि से देखा जाता है। बार बार कहा जाता है हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं, खेती के लिए हरियाणा सबसे आगे है। और जब अब उत्तर प्रदेश 43 साल बाद 1984 के बाद अब जाके मेजबानी कर रहा है महाकुंभ वॉलीबॉल का, उत्तर प्रदेश के लिए कितना खास माना जा सकता है? देखिए वॉलीबॉल का जो ये महाकुंभ वाराणसी में हो रहा है सीमा, अपने आप में एक अलग है। अब खेल किसी भी राज्य सीमित नहीं है। एक वक्त था जब हरियाणा में सबसे ज्यादा खिलाड़ी निकलते थे, कहा जाता था कि हरियाणा पंजाब के खिलाड़ी सबसे ज्यादा
ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन अब यूपी की भी तस्वीर बदली है। मुख्यमंत्री लगातार खेल को लेकर के एक्टिव रहते हैं। आप पूरे प्रदेश में देख सकते हैं कि जिलों में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं ताकि जो लोकल लेवल पे अच्छा खेलते हैं उनको भी अंडर 19 खेलने का मौका मिले, या तमाम तरीके के जो आयोजन प्रदेश लेवल पे होते हैं वो खेलने का मौका मिले। अगर अच्छा माहौल रहेगा, सरकार सपोर्ट करेगी, खेलने का स्थान रहेगा, तो जाहिर तौर पर यूपी के भी खिलाड़ी नाम रोशन कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने किया है। कई ऐसे गेम हुए, एशियन गेम्स देख लीजिए, जिसमें यूपी के खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। जाहिर तौर पर इस बात को समझना होगा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। जी सीमा। बिल्कुल पुनीत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो तस्वीर है वो आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। आपका बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, रुक करेंगे दो और बड़ी खबरों की ओर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और चलिए रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां अमेरिका ने बड़े ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को पकड़ लिया है। इसी के बाद अब देश के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति डेल्सी अब मादुरो की अनुपस्थिति में देश की अंतरिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाले। अदालत ने अपने फैसले में कहा, निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति में डेल्सी देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगी ताकि सरकार का कामकाज बिना रुके चलता ही रहे और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फैसले में यह भी कहा गया कि अदालत इस मुद्दे पर आगे विचार करेगी ताकि ऐसा कानूनी ढांचा तय किया जा सके जिससे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी देश सरकार का प्रशासन और राष्ट्रीय संप्रभुता सुरक्षित लगातार बनी रहे। अब चलिए इसे जरा हम समझते हैं कि आखिरकार अमेरिका का कब्जा किस प्रकार से यहां पर हुआ है। और चलिए इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी बने हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। ब्रह्मदीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। ब्रह्मदीप जी, वेनेजुएला की जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, अमेरिका का कब्जा है, कार्यकारी राष्ट्रपति वहां बना दी गई है, किस तरह से इस पूरी स्थिति को देखा जाए? देखिए, एक राष्ट्र के राष्ट्रपति को उस देश से अपहरण करके ले आना और उसको सलाखों के बीच पहुंचा देना, यह बहुत अविश्वसनीय है और अमेरिका ने ये किया है। लेकिन मादुरो जो है वो भी आप उनको इतना निर्दोष कह नहीं सकते, क्योंकि शावेज के बाद लंबे समय से देश की सत्ता पर बने हुए हैं
सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया, लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। और वो देश जहां पर तेल संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां पर तकरीबन 80 से 90% जो जनता है वो गरीबी रेखा के नीचे है। वहां पर महंगाई बहुत जबरदस्त है। तो मादुरो जिस प्रकार से शासन कर रहे थे, विपक्षियों को कुचल रहे थे, लोकतंत्र को बंधक बना लिया था, ये सब उनके ऐसे कारनामे थे जिन पर संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक कोई ना कोई कदम उठाना था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि ट्रंप ने कदम उठाया है और ट्रंप के अपने स्वार्थ भी है, लेकिन कुल मिलाकर इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में के रूप में देखा जाना चाहिए। और वो देश जहां पर तानाशाह जो है वो लंबे समय तक जमे हुए हैं, वो लोग जो अपने देश की सत्ता पर किसी कीमत पर बने रहना चाहते हैं, वो लोग जो विपक्षियों को कुचलते रहते हैं, वो लोग जो मानवाधिकार संगठनों का हनन करते हैं, ऐसे देशों के तानाशाहों को हटाना चाहिए। और मुझे लगता है कि वेनेजुएला में मादुरो का जाना दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे संदेश है। जी बिल्कुल। और हालांकि लेकिन जो तरीका अमेरिका के द्वारा अपनाया गया है ब्रह्मदीप जी, क्या वो तरीका सही है या सिर्फ एकमात्र यही एक तरीका था जिससे अमेरिका एक्शन ले और यहां से मादुरो की सरकार को हटा सके? देखिए, बड़ा अहम सवाल है आपका। तरीका बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन यह एकमात्र तरीका भी बचा था क्योंकि बाइडेन के दौर से लगातार कोशिशें की जा रही थी। आप सोचिएगा कि कुछ सालों पहले मादुरो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी। उन्हें बार बार ट्रंप ने यह कहा कि हम जमीनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मादुरो सत्ता से हटना चाहते ही नहीं थे। वो किसी कीमत पर कब्जा बनाए रखना चाहते थे। तो जब, और सबसे बड़ी बात है, देखिए दुनिया में एक नया विकल्प तैयार हो गया है कि जहां पर तानाशाही है, जहां पर सत्ता में बने रहने की कोशिशें हैं, ऐसे देशों के साथ रूस खड़ा हो जाता है, चीन खड़ा हो जाता है, ईरान खड़ा हो जाता है और उत्तर कोरिया खड़ा हो जाता है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ, मादुरो के साथ ये सारे देश खड़े थे। तो अमेरिका ही यह कर सकता था, अमेरिका का ही यह साहस कहिए कि थोड़ी देर पहले जहां पर मादुरो चीन के प्रतिनिधि मंडल से बात कर रहे थे, वहीं पर अमेरिका ने हमला करके, अमेरिका की सेना ने हमला करके मादुरो को बंदी बना लिया। और इसके साथ ही साथ दुनिया को यह संदेश भी दे दिया, खासकर चीन को, कि लैटिन अमेरिका समेत दुनिया में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी और लोकतांत्रिक तरीके से यदि सरकारें चलती है तो वो चले, लेकिन तानाशाहों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ट्रंप ने, हालांकि ट्रंप के अपने आर्थिक हित है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि मादुरो का सत्ता से जाना बहुत अच्छा है। और उसका आप देखिएगा, वेनेजुएला की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, वेनेजुएला के लोग खुश है, वो अमेरिका में भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। दुनिया को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वेनेजुएला के लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन ब्रह्मदीप जी, ये बात देखिए, आश्चर्यजनक इसे कहिए या फिर ये होना ही है, ये कह लीजिए, अमेरिका का नाम जहां जहां चीन वहां पर पहले से मौजूद होता है। अब वेनेजुएला मामले में भी देखिए, चीन के साथ संपर्क साधना एक मुख्य कारण बताया जा सकता है कि अमेरिका ने तुरंत के तुरंत एक्शन ले लिया। नहीं, देखिए, अमेरिका ने इस एक्शन को लेने में बहुत वर्षों बिताए हैं। दरअसल जब से चीन की बेल्ट एंड परियोजना का जो जाल है वो दुनिया भर में फैल रहा है, वो लैटिन अमेरिका तक चला गया। इस बात को लेकर अमेरिका भय सजग है, लेकिन अमेरिका के बहुत पड़ोस में यदि कोई देश जो है वो अमेरिका को न केवल आंखें दिखाता है, लेकिन वह अवैधानिक तरीके से लोगों को कुचलता है, तो अमेरिका ने चीन को रोकने की कोशिश भी की और अमेरिका ने वहां की सत्ता को भी पलट दिया। हालांकि अमेरिका का गुस्सा, ये कहिए ट्रंप का गुस्सा इस बात पर था कि अमेरिका की जो तेल कंपनियां हैं उनको प्रतिबंधित मादुरो ने क्यों कर दिया। लेकिन दूसरा भी आप ये देखिए कि सऊदी अरब से ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है, लेकिन वेनेजुएला के पास उनको वो संसाधन नहीं है कि वो तेल कैसे निकाल पाए। तो यदि मादुरो अपने देश की जनता का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं या अपने तेल संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे, तो उनको सत्ता से हट जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर इन सारी चीजों में विरोधाभास जरूर है, लेकिन चीन को भी संदेश है और दुनिया के लिए अच्छा संदेश भी है। बिल्कुल। और ब्रह्मदीप जी, अगर हम वेनेजुएला को देखें तो जैसा कि संसाधन भी ज्यादा है, उनके पास तेल की आमद ज्यादा है, बावजूद इसके देखिए वहां पर सबसे ज्यादा विश्व सुंदरियां जो ही देश से हैं, बावजूद इसके वहां की इतनी स्थिति खराब आर्थिक तौर पर क्यों है? क्या इसके पीछे का ढांचा है? एक चीज आपने यहाँ पर कही कि उनके पास तेल तो है, लेकिन उसको निकालने के लिए संसाधन नहीं है।
क्या बस यही वजह या फिर एक स्ट्रेटेजी का सही तरीके से वो इस्तेमाल ना होना ग्राउंड जीरो पर, ये एक वजह मानी जा सकती है आर्थिक संकट को लेकर? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, वेनेजुएला में 86 में एक शावेज नाम के व्यक्ति आए, जो कि वहां एक फौज में थे, और उसके बाद उन्होंने सेना के जरिए किसी कीमत पर सत्ता को हथिया लिया। उसके बाद उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए जो वेनेजुएला था बहुत बड़ा, बहुत मजबूत देश, तेल के जरिए वहां के लोगों के पास बहुत पैसा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन चावेज ने सत्ता में बने रहने के लिए वहां के लोगों को फ्री में घर देना शुरू किया, सब कुछ फ्री में देना शुरू किया। और ये जब लोगों पे पास मुफ्त की जब उनकी आदतें पड़ गई, वो मेहनत नहीं करने लगे, तो जैसे तेल के भाव डावाडोल हुए, तो देश बर्बाद होना शुरू हो गया। बिल्कुल। और ये विषय देखिए कितना महत्वपूर्ण है ब्रह्मदीप जी, कि आप अगर फ्री में जनता को सब कुछ देंगे तो मेहनत करने से जनता पीछे होगी और इसका नुकसान जनता को खुद ही उठाना पड़ेगा। ब्रह्मदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और प्रमुख विषय जिस पर आपके साथ करेंगे चर्चा, तीसरी बड़ी खबर ईरान से है। ईरान में इन दिनों हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। करीब हफ्ते भर से ईरान में जेंजी का प्रदर्शन चल रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। इस बीच आपको बता दें कि खामेनेई का पोस्ट सामने आया, जिसमें खामेनेई ने कबूल किया है प्रदर्शन के दौरान 15 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के 31 प्रांतों में से 25 प्रांतों में से 170 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन। उसने बताया कि मरने वालों की संख्या कम से कम 15 हो गई है। 580 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा करता है तो अमेरिका उनका बचाव के लिए आगे आएगा। यह हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप हस्तक्षेप करेंगे कि नहीं, यदि करेंगे तो कैसे करेंगे, लेकिन उनकी टिप्पणियों को लेकर ईरान में तीखी प्रतिक्रिया है और माना जा रहा है जेंजियों को हौसला मिला है इससे। और इस विषय पर चर्चा के लिए विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप दालूने जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रह्मदीप जी, अब बात ईरान को लेकर के कर लेते हैं। ईरान में अभी अस्थिरता नजर आ रही है, सड़कों पर जेंजी उतरे हुए हैं और जेंजी का उतरना नेपाल में भी हमने देखा, इसके बाद अब ईरान में हम देख रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इस मामले में हवा और तूल तब मिलती है जब अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा समर्थन की बात कह दी गई है। जी बिल्कुल। देखिए, वेनेजुएला के बाद जो अगला निशाना है वो ईरान है, और निश्चित तौर पर ईरान निशाना होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप देश की सर्वोच्च सत्ता पर जब आसीन होते हैं तो आपको आपके देश के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखना चाहिए। खामने जो हैं वो 79 के बाद, इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनी बने और उसके बाद खामनेई बन गए और धर्मगुरुओं के हवाले देश को कर दिया गया। अब आपने देश का राष्ट्रपति बना रखा है, लेकिन उसके पास कोई अधिकार ही नहीं है। आप जो है वो आप सेना का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो महंगाई के विरोध में जो इस देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, वो संदेश है खामनेई को कि आप सत्ता से हट जाइए। लेकिन 86 ईयर का एक बूढ़ा व्यक्ति किसी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहता है, विद्रोहियों को कुचल रहा है, विद्रोहियों को मार रहा है, सेना पर कब्जा जमा रखा है, सेना के सभी वहां पर आर्थिक संसाधनों पर कब्जा है। तो यही वो चीजें हैं जो लोगों को प्रेरित करती है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ईरान के साथ भी चीन खड़ा है, ईरान के साथ भी रूस खड़ा है, ईरान के साथ भी उत्तर कोरिया खड़ा है। तो ऐसे जो देशों का ग्रुप बन गया है वो लगातार दुनिया में लोकतंत्र को कुचलते रहते हैं। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इन सब पर कंट्रोल करना जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही है। ब्रह्मदीप जी, आपका बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबर में बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।